अपना चरित्र है, लेकिन समाज का जो चरित्र बना है वो भी बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है कि चारों तरफ जिस तरह की कट्टरता और नफरत है उस पर निश्चित रूप से हमें चिंता करने की जरूरत है। और शायद कट्टरता जो बढ़ रही है वो सभी जगहों पर, और ये जो नई जनरेशन आई है आज भी मुझे लग रहा है कि हम ज्यादातर वो लोग हैं जो अब धीरे धीरे कई तो व्यस्त बुजुर्ग हो गए हैं, कई होने वाले हैं, लेकिन वो जो सड़कों झंडे और तरह तरह के स्कार्फ पहन करके जो नारे लगा रहे हैं नहीं हो पा रही है, क्योंकि भयंकर किस्म की कट्टरता बढ़ी है और हमें स्वीकार करना चाहिए। इतने झंडे आपने घरों पर पहले नहीं देखे होंगे तरह तरह के, आज हर घर पे एक झंडा लगा हुआ है और वो घर अब कम पड़ गए हैं, इसलिए सड़कों पर भी पूरी की पूरी बंधनवार सजा करके और इलेक्ट्रिक चाहे वो आपके पोल हो सब पे झंडे हैं और खतरनाक स्थिति में पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो वहां तो युद्ध चल रहा है, कभी कभी उस पर अगर ज्यादा देर गुजारे तो ऐसा लगता है जैसे गृह युद्ध ही चल रहा है। हालांकि वहां जितना चल रहा है उतनी बुरी परिस्थिति भी नहीं है, लोग प्रेम से एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, वो भी है, लेकिन बावजूद इसका हमें ये मानना पड़ेगा कि स्थितियां बहुत बहुत विकट हुई है। और अब इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए शायद हमें अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। ये नफरत से नफरत या प्रति नफरत से नफरत खत्म नहीं हो सकती है, कट्टरता से कट्टरता को खत्म नहीं किया जा सकता। बाहर इतनी चीख चिल्लाहट है, इतना आक्रोश है, उस आक्रोश का जवाब आक्रोश में नहीं हो सकता है। कोई करुणा की जबान हम इजाद कर सकें, उसकी दिशा में भी हमको बात करनी होगी। संघर्ष है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है, और उसी तरह के तमाम जो और धर्म जाति और किन्हीं चीजों को लेकर के जो कट्टरपंथ है वो सब भी बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके लिए। तो ये जो विभाजनकारी हिंदुत्व है, इससे जंग जो है वो एक संवैधानिक बंधुत्व से हमको करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। भाईचारे की बात के बिना और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच की नहीं है, ये हिंदुत्व और बंधुत्व के बीच की है, और उसी को हमको आगे ले जाना पड़ेगा। मैं अली जरियून जो हमारे पड़ोस के देश में रहते हैं पाकिस्तान में, उनकी एक शेर से इस बात को खत्म करता हूँ। एक जाबिर शब्द है, वो होता है जबरदस्ती करने वाला। हर एक जाबिर से इनकारी रहेगी, हर एक जाबिर से इनकारी रहेगी, मोहब्बत हमद है जारी रहेगी। धन्यवाद। एक गुरु थे जो कहा करते थे, प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा अक्सर कहा करते थे कि मन भेद नहीं होना चाहिए, मत भेद होना चाहिए। मत भेद हो तो सुलझ जाएगा, मन भेद हो तो कभी सुलझेगा नहीं। तो पहली अपील तो मैं हमेशा हर जगह यही करता हूं, खासतौर पे जो प्रगतिशील तबका है, जो इस खतरे को समझ पा रहा है, जिसके पास इतना दिमाग बचा है, दिमाग भी मैं नहीं कहूंगा, जिसकी आंखों में इतनी रोशनी बची है कि वो इस दरवाजे से बाहर तक देख पा रहा है कि आहट किसकी है और क्या आने वाला है, बल्कि आ चुका है, वो आपस में मतभेद तो रखे लेकिन मन भेद से मुक्ति पाए। क्योंकि लड़ाई, जैसा कविता जी ने कहा, लड़ाई छोटी मोटी नहीं है। दरअसल क्या है कि भारत बड़ा विविधता भरा हुआ देश है, तमाम सारे प्रांत हैं, कभी कहीं कांग्रेस की सरकार बन जाती है, कहीं कभी डीएमके आ जाती है, कहीं कभी ममता जी आ जाती हैं, तो थोड़ी सी उम्मीद जैसी सबकी बची रहती है। लेकिन जिस तरह से ये बुलडोजर चल रहा है, उसमें कब क्या ढह जाएगा और कैसे ढा दिया जाएगा उसकी कल्पना करना मुश्किल है। ये सोचना, 5 साल पहले मुझसे कोई कहता कि तीस्ता इस बात के लिए गिरफ्तार हो जाएंगी कि उन्होंने केस किया था या जकिया जाफरी का साथ दिया था, तो मैं मजाक उड़ाता, कहता कि इंडिया की जुडिशरी इतनी कमजोर नहीं है कि ऐसी घटिया हरकत करे। लेकिन आज ये हो चुका है। हो सकता है इस कमरे से बाहर जाते हुए, यहां से एयरपोर्ट या स्टेशन जाते हुए कविता गिरफ्तार हो जाए, हो सकता है दिल्ली में एयरपोर्ट पे उतरने के बाद मैं गिरफ्तार हो जाऊं, और हो सकता है भवन भाई गिरफ्तार हो जाए, हो सकता है यहाँ पे बैठे तमाम लोग गिरफ्तार हो जाएं। ये चीजें हमारे इतने करीब आ गई हैं कि अब अगर इसको नहीं पहचाना गया तो बहुत मुश्किल होगा। ये बात तो मैंने शुरू करने के लिए कही। और हम
दो तरीके मैं रास्ते में सोच रहा था कि इसको कैसे डील किया जाएगा। तो दो तरीके हो सकते हैं इस विषय पर बात करने के। पहला तरीका तो यह है कि मैं थ्योरी में जाऊं, सिद्धांत में जाऊं, बताऊं इतिहास में सांप्रदायिक प्रयोग कैसे शुरू हुए वगैरह वगैरह, और थ्योरी की बात करूं। लेकिन मैंने सोचा मैं तो थ्योरी का आदमी भी नहीं हूं, मैंने तो इतिहास कभी पढ़ा ही नहीं है विषय के रूप में, मैंने तो अलग से इतिहास पढ़ा है। और यहाँ भी जो लोग हैं, ज्यादातर लोग मुझे लगता है कि कार्यकर्ता और संघर्ष करने वाले साथी हैं। तो मैं दूसरे तरीके से इसको डील करता हूं कि इतिहास में जिस तरह से सांप्रदायिकता आई है, या जिस सांप्रदायिक तरीके से इतिहास की व्याख्या की जा रही है, वो किस तरह के खतरे आपके सामने पैदा करता है और समाज को कैसे एक अंधी गली की तरफ धकेल देता है। किसी भी एक साधारण सी घटना से शुरू कर देते हैं। चलिए चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं। बचपन से लेके अभी तक, मतलब आपका बचपन जो होगा तो मैं पैदा भी नहीं हुआ हूंगा, मेरा जब बचपन होगा तो आप में से कुछ लोग जवान हो चुके होंगे, लेकिन हम सब ने बचपन से लेकर आज तक चंद्रशेखर आजाद को चंद्रशेखर आजाद पढ़ा है। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। हम सब वो किस्सा जानते हैं कि मजिस्ट्रेट बेटे मारता रहा और वो कहते रहे गांधी जी की जय। हम सब वो किस्सा जानते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जब बनती है तो चंद्रशेखर आजाद को उसका कमांडर इन चीफ बनाया जाता है। हम सब ये जानते हैं, या हो सकता है हम में से कुछ लोग ना जानते हो तो जानना चाहिए कि HSRA के कमांडर इन चीफ रहते हुए चंद्रशेखर आजाद का बिहेवियर बहुत सारे लोगों से ज्यादा सेकुलर था। बहुत सारी चीजें, जैसे मीट खाना, वो खुद मीट नहीं खाते थे, लेकिन HSRA के अंदर अगर कोई मटन खाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक लाइन में मैंने बताया, काफी प्रगतिशील उनका रवैया था HSRA के कमांडर इन चीफ होते हुए, वरना भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ने उनको कमांडर इन चीफ कैसे स्वीकार किया। अचानक चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर तिवारी हो जाते हैं। अचानक उनका जन्मदिन आता है और ट्विटर पर चंद्रशेखर आजाद तिवारी जनेऊधारी हो जाते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको उदाहरण दिया कि इतिहास का जो एक परसेप्शन बना हुआ है, उस पूरे परसेप्शन को कैसे रातों रात बदल दिया जाता है, बल्कि पलट दिया जाता है। और आपको लगता है ये छोटी सी बात है, चलो चंद्रशेखर आजाद तिवारी तो थे ही। आप ये भूल जाते हैं कि उन्होंने तिवारी हटाकर अपने लिए आजाद चुना था। और जो ही आप चंद्रशेखर आजाद को HSRA के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद को जो ही आप चंद्रशेखर तिवारी में तब्दील करते हैं, यह किसी एक व्यक्ति के साथ खेल नहीं होता है, यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की पूरी विचारधारा को पलट के रख देना होता है। इतने सालों से कोशिश चलती रही है लगातार भगत सिंह को गिरुआ पहनाने का, और मुझे दुख इस बात में है कि प्रगतिशील ताकतों ने भी जब उनका 100वां वर्ष मन रहा था तो उनको पगड़ी पहना दी। मुझे दुख है, वो भगवा पगड़ी पहना रहे थे, यहां के लोग लाल पगड़ी पहना रहे थे। ये कंपटीशन देख के मैंने उनसे कहा था कि इस कंपटीशन में तो हमें हारना ही है, क्योंकि संख्या में वो हमेशा हमसे ज्यादा होंगे, तो ज्यादा भगवा पगड़ियां दिखेंगी, गिरुआ पगड़ियां कम, लाल पगड़ियां कम दिखेंगी। ये करके हमने क्या किया, जिस व्यक्ति ने सिख धर्म का एक प्रमुख हिस्सा केश इसलिए कुर्बान कर दिया था क्योंकि उनको गुप्त वेश में पलायन करना था, कलकत्ता जाना था, या जिस वजह से भी जिस व्यक्ति ने केश नहीं रखे, जिस व्यक्ति का जो पूरा आभा मंडल था, या जिस व्यक्ति की जो पूरी छवि थी वो उस कैप के साथ और उस मूंछ के साथ हमने देखी है, आपने 10 साल पीछे उसको आप ले गए, उसका केश आपने रख दिया, उसको पगड़ी पहना दी, उसकी दाढ़ी बना दी और उसको एक सरदार में तब्दील कर दिया। और हुआ ये कि पंजाब में वोटों के लिए अब पंजाब के मुख्यमंत्री उनका फोटो पीछे लगाते हैं। विचारधारा और भगत सिंह के बीच का जो अंतर था उसको इतना बड़ा कर दिया गया कि मैं आपसे बहुत बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि अब बांटना बहुत मुश्किल हो गया। नेशन वुड डिफाइन, उसका मैंने ही हिंदी में अनुवाद किया है, शम्सुल इस्लाम की टीका है उसका भी, और जो मूल किताब है गोलवलकर की उसका मैंने अनुवाद किया है। पहले मैंने खुद छापा था दखल से, अभी वो फारोस से छपी है, अगर ना पढ़ी हो तो जरूर पढ़नी चाहिए। एक बार आप उसको पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद आप 19वीं सदी में खास तौर पे यूरोप में जर्मनी के आसपास जिस तरह का राष्ट्रवाद पल रहा था उसको पढ़ना शुरू कीजिए, और आपको समझ में आएगा कि पवित्र नदी, पवित्र पशु
और फिर एक राष्ट्र एक नायक वाला जो पूरा का पूरा सिद्धांत है वो भी वहीं से आया। और सिर्फ वही नहीं आया, जो नस्लवाद का सिद्धांत आया, जो हिंदुत्व की हम बात करते हैं बार बार, मैं हिंदुत्व पर बात करूंगा अभी, वो भी सीधे वहीं से आया है। हमें विदेशी कहा जाता है जब हम समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन हिंदुत्व का तो पंक्ति दर पंक्ति जो है वो पश्चिम से आई है। मैं थोड़ा सा हिंदुत्व में बात करूं तो शायद मैं अपनी बात समझा पाऊंगा। हिंदुत्व शब्द कैसे प्रचलन में आया? सबसे पहले किसने लिखा वाला जनरल नॉलेज वाला सवाल नहीं है। हिंदुत्व प्रचलन में कैसे आया? हिंदुत्व शब्द आप सब जानते हैं, सावरकर की किताब है हिंदुत्व, और वहां से ही वो प्रचलन में आया। 30 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं। रहा हूं, गुजरात में रहा हूं, अभी दिल्ली में हूं और भी काफी कुछ घूमा फिरा है। मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने राणा प्रताप का इसलिए अपमान किया हो कि वो एक युद्ध हार गए थे। राणा प्रताप का सम्मान क्यों है? क्योंकि उनके जो भी मूल्य थे, जैसे भी मूल्य थे, आप उन मूल्यों पर बहस कर सकते हैं, उन मूल्यों के साथ उन्होंने लड़ना स्वीकार किया, हार मानना स्वीकार नहीं किया, उन समझौता करना स्वीकार नहीं किया, सिर नहीं टेका। तो महाराणा प्रताप से बेसिकली हम सीखते क्या है कि हमारे जो मूल्य हैं उसके लिए तब तक लड़ते रहो जब तक गर्दन तनी हुई है, जब तक सीने में सांस है, तब तक अपने मूल्यों के लिए लड़ते रहो। अब आप जरा सोच के देखिए कि जब उनको अचानक विजेता बनाने की बात हो रही है और ये इतनी हास्यास्पद है कि इसमें कोई तर्क देने की आवश्यकता भी नहीं है, तो क्या किया जा रहा है? असल में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को पलट दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि फल सबसे महत्वपूर्ण है। राणा प्रताप इसीलिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त की थी, वह विजय जो उन्होंने प्राप्त नहीं की। ये मूल्य अगर आप आराम से बैठ के थोड़ा एनालाइज करेंगे तो ये पूंजीपति का मूल्य है। ये मूल्य जो है सत्ता का मूल्य है, ये सत्ता मोह का मूल्य है, जिसमें उस तरह का सत्ता मोह होता है कि किसी भी सरकार में विपक्ष की, किसी भी प्रदेश में अगर विपक्ष की कोई सरकार है तो आपको बर्दाश्त नहीं होती। आपका ऑपरेशन लोटस जो है वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बन के पूरे देश में घूमता रहता है, जहां पर लड़ना और हारना सामान्य मूल्य से हटाकर अपमानजनक मूल्य बना दिए जाते हैं। अगर उनको हम जबरदस्ती विजेता घोषित कर रहे हैं तो इसीलिए ना कि हमको लगता है कि अगर वो हार गए थे तो अपमानजनक थे। हम ये भूल जाते हैं कि उस हार के बाद भी 400 सालों से ये देश उनको वही सम्मान देता है। आप जीतना कंपल्सरी कर देते हैं। कई बार बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब बैठ के उसको एनालाइज करना शुरू करो तो इस समय हिंदुत्व का जिस तरह का बुलडोजर चल रहा है उसमें ये वाला पागलपन की हर हाल में जीतना है, बाय हुक और बाय क्रुक, ये आपको देना जरूरी है। इसीलिए इतिहास में जा जाके जो आपकी हार है उसको आप जीत में तब्दील कर रहे हो, और बाकी जो हर मुस्लिम शासक को, हर मुस्लिम नायक को विलन में तब्दील किया जा रहा है वो तो आप जानते ही हैं। ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि आजादी की लड़ाई का जो पूरा कलंक आरएसएस और हिंदू महासभा के माथे पर है, महात्मा गांधी की हत्या का जो पूरा कलंक आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस और हिंदू महासभा के माथे पर है, उसको मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि जो हमारी आजादी के नायक थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे बाकी लोग हों, उन सबको हम खलनायक साबित करें। दिक्कत ये हुई है हमारे समाज में, आप मेरा समय हो जाए तो बता, हमें दिक्कत दो हुई है। पहली बात तो यह हुई है कि जो लिखने पढ़ने वाले हैं और जो जमीन पे काम करने वाले हैं उनके बीच का जो संपर्क था वो टूटा है। इस संपर्क के टूटने से दिक्कत, मतलब मैं इस बात को इसलिए समझ सकता हूं कि रोज मुझे कम से कम 10 या 12 व्हाट्सएप आते हैं कि अशोक भाई ये व्हाट्सएप पे आया है, इसकी सच्चाई बताओ। मैं कई बार तो वही लोकल किसी इतिहास के विद्यार्थी को या इतिहास के प्रोफेसर से उनको कनेक्ट कर देता हूं कि इनके पास चले जाओ, कोई किताब पढ़ लो और उसमें सारा कुछ मिल जाएगा। यानी लोकल लेवल पे वो कनेक्ट कहीं ना कहीं टूटा है। दूसरी चीज ये हुई है, ये बात कुछ लोगों को थोड़ी सी बुरी लग सकती है कि ये गलत सिद्धांत लगातार हम कहते रहे, सुनते रहे और समझते रहे कि धर्म जो है वो घर के भीतर रहना चाहिए, व्यक्तिगत चीज है। देखिए धर्म की एक दिक्कत है, अगरबत्ती है वो, आग है वो, और अगरबत्ती एक अच्छी चीज की तुलना की, मैंने एक बुरी चीज की तुलना की। वो घर के भीतर नहीं रह सकता है, वो खिड़कियों से रिस के बाहर निकल जाएगा। तो धर्म पूरी तरह से व्यक्तिगत चीज हो ही नहीं सकता है। जब मंदिर और मस्जिद शहर के अंदर बनते हैं तो धर्म व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? तो एक ऐसे देश में जहां अल्पसंख्यक भी हैं, बहुसंख्यक भी हैं,
धर्म को केवल व्यक्तिगत चीज कह के हम नहीं दबा सकते, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए। मैं नास्तिक हो सकता हूं, आप नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन समाज का बड़ा हिस्सा जो है वो धार्मिक है, वो धर्म से प्रभावित होता है और धर्म जो है उसको बहुत भीतर तक स्पर्श करता है, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। और ऐसा होने के चलते वो आलोचना का पात्र नहीं है, इस बात को भी समझ लेना चाहिए। तो फिर इलाज क्या है ऐसे समय में जहां अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज है, वहां इलाज क्या है कि दंगे ना हो और शांति बनी रहे। गांधी जी ने उसका इलाज बताया था। मैं थोड़ा सा बैकवर्ड साउंड कर सकता हूं यहां पर गांधी जी को कोट करते हुए, लेकिन मुझे उसके अलावा कहीं उसका इलाज मिला ही नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट देशों में धर्महीन देश बनाने की बहुत कोशिशें हुई और वो कोशिशें आप जानते हैं कामयाब नहीं हुई। रशिया में जो ही यूएसएसआर टूटता है, गिरजाघरों की बाढ़ लग जाती है। वियतनाम में जो कंडीशन है, मैंने मतलब आप कहीं भी देखिए जहां पे पूर्व वामपंथी सरकारें नहीं है, वहां सरकारों के जाने के बाद धर्म किस तरह से प्रसारित हुआ, यानी वो उसको खत्म नहीं कर पाए थे, चेतना से खत्म नहीं हुआ। गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक की रक्षा करे। और ये कब कहते हैं? ये आजादी से पहले कहते हैं, जब हिंदुस्तान में तमाम ऐसे इलाके थे जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे और तमाम ऐसे इलाके थे जहां हिंदू अल्पसंख्यक थे। और इसका प्रयोग करके दिखाते हैं। नोआखली जाते हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक थे, जहां हिंदू औरतों के साथ जिना हुआ था, जहां हिंदू संपत्तियां लूटी गई थी, उनको गांव से निकलने पर मजबूर किया गया था, वहां जाते हैं, 3 महीने वहां रहते हैं और वहां से जब लौट के आते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में बहुसंख्यक समुदाय था हिंदुओं का जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तो यहां दंगे रोकने पे लग जाते हैं। ये जो एक तरीका है जिसमें बहुसंख्यक अपनी जिम्मेदारी समझे, यही तरीका सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का हो सकता था। लेकिन इतिहास के साथ सांप्रदायिकता ने जो एक्सपेरिमेंट किए, उसने क्या किया? इस संभावना को ही लगभग हमेशा हमेशा के लिए फिलहाल खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यकों को यह एहसास करा दिया गया कि असल में तो पीड़ित तुम हो। शाहजहां के समय तुम्हारा उत्पीड़न हुआ था, अकबर के समय तुम्हारा उत्पीड़न हुआ था, इसलिए उसका बदला अब लो, अब तुमको मौका मिला है। सांप्रदायिक इतिहास, अभी आज सुबह मैं ट्विटर देख रहा था, तो ब्रिटेन की कुछ लड़कियां वंदे मातरम गा रही थी और यकीन जानिए बहुत खूबसूरत गा रही थी। मैंने उसको शेयर भी किया और मैंने उस पर यही कमेंट किया कि इतिहास की पुरानी दुश्मनियां अगर आज हल करने की कोशिश की जाएगी तो बेसुरी होंगी, और अगर इतिहास की दुश्मनियों को भुला के आज आगे बढ़ा जाएगा तो सुर लगेगा। ये जिम्मेदारियां हमारे पास हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इतिहास आज एक बहुत जरूरी युद्ध क्षेत्र बन चुका है, और इसके साथ ही लगता है कि इतिहास को इतिहासकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इतिहासकार शायद अब तक वो भाषा नहीं सीख पाए हैं, या ऊंचे पायदान से नीचे आकर वो सब लिखना नहीं सीख पाए हैं जो आम आदमी, जब मैं कहता हूं तो मैं उसको आम आदमी मानता हूं जिसने 12वीं तक हिंदी पढ़ी हो और हिंदी पढ़ने में रुचि रखता हो। क्योंकि सारे लोग तो कभी कोई किताब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम जो पढ़ना चाहता है उसके लिए पठनीय सामग्री मिल जाए, वो तैयार करने की कोशिश हमारे यहाँ नहीं की है। बाकी सारे काम जिसको हम कहते हैं हाई ब्रो, उच्च भ्रू के साथ किया गया, अंग्रेजी में किया गया या ऐसी भाषा में किया गया या ऐसे उद्देश्यों के लिए किया गया जो आम लोगों के लिए नहीं था। आरएसएस ने क्या किया? मैं बीए में पढ़ता था और नाथूराम गोडसे की जो किताब थी, नाथूराम गोडसे की किताब क्या, उसके बयान को जो किताब के रूप में छापा गया, मैंने गांधीवाद क्यों किया, वो एक शाम मेरे हॉस्टल में पहुंचाई गई थी पढ़ने के लिए, और उस उम्र में उसका जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। हालांकि मेरी ट्रेनिंग ऐसी थी, नाना मेरे गांधीवादी थे, ट्रेनिंग ऐसी थी कि मैंने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मेरे पास जवाब भी नहीं था। तो हमारे इतिहासकारों ने वो जवाब तैयार नहीं किया जो उनके घर घर वाले प्रचार को जवाब दे सके, उस घर घर वाले प्रचार का मुकाबला कर सके। इसलिए आज मुझे लगता है कि थियरी में उलझने की जगह, थियरी का काम तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में होता ही है कि सांप्रदायिकता इतिहास में कैसे आई वगैरह वगैरह, और अब ये भी जानिए कि जिन आरसी मजुमदार को, जगन्नाथ सरकार को हम लोग सांप्रदायिक कहते थे, वो भी अब सेकुलर लगने लगे हैं आज का जो व्हाट्सएप इतिहास है उसके सामने, क्योंकि इस दर्जा तो वो भी नहीं गिर सकते। तो इसका मुकाबला करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे जरूरी यह है कि इतिहास को इतिहासकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जो हमारे खास तौर पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं
उनको इतिहास को एक चुनौती की तरह लेना चाहिए। अपना उदाहरण देना बेहद खराब होता है, बेहद गलत होता है, लेकिन आप सबसे क्षमा मांगते हुए मैं अपना उदाहरण दे सकता हूं। मैंने इतिहास की कभी कोई पढ़ाई नहीं की। मैं साइंस का स्टूडेंट था, उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी और उसके बाद मैं नौकरी करने लगा। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इतिहास में काम करने की जरूरत है, मैंने किया और थोड़ा बहुत काम कर पाया। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा आदमी अगर कर सकता है तो इतिहास में पुस्तिकाएं तैयार करने का काम, वीडियोस तैयार करने का काम, इस तरह का काम हर शहर के स्तर पे, हर संगठन के स्तर पर अगर हमने नहीं किया तो आप यकीन जानिए कि उनकी तैयारी इतनी मजबूत है कि कल का इतिहास भी हमारे देखते देखते बदल जाएगा। जो कुछ हमने देखा है और हम सिर्फ ये कहते रह जाएंगे कि ये गलत है, सुनने वाले हमको नहीं मिलेंगे। तो तमाम चुनौतियों के बीच में इतिहास की एक ये चुनौती है, उसको अपने अपने तरीके से हमें मुकाबला करना पड़ेगा। कुछ चीजें जो मेरे समझ में आई, जो मुझे लगा कि आज मुझे यहाँ शेयर करना चाहिए, मैंने शेयर किया। आप लोगों ने बुलाया, सुना, बहुत शुक्रिया। जो इतिहास पढ़ाया गया वो गलत पढ़ाया गया। अब जब आप ये नहीं जानते कि वो क्या पढ़ाया गया था और वो किस आधार पे था, और आप ये वाली टिप्पणी किस आधार पे कर रहे हैं कि वो गलत था, जब तक इसको नहीं जान पाएंगे तब तक आप सत्य के तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जो गलत पढ़ाया गया था उसका दुष्प्रचार ज्यादा है, उसका प्रचार ज्यादा है कि ये भी गलत पढ़ाया था, ये भी गलत पढ़ाया था, ये भी गलत। जो महाराणा प्रताप की आपने बात की, ऐसे ही नायक हर जगह पैदा किए जा रहे हैं। वही पृथ्वीराज चौहान अजमेर में नायक पैदा कर दिया गया। 200 साल पुराना कॉलेज अजमेर का, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता था, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज हो गया। और हम कभी छोटा मोटा विरोध किया जाता, कभी इसका विरोध नहीं करता। तो ये सब इस तरह के नायक पैदा किए जा रहे हैं और हमें सिखाया जा रहा है कि यही सत्य है। तो इन सब से बचते हुए ये बात बार बार हो चुकी कि ये बहुत सिस्टमैटिक ढंग से हो रहा है और हमारे को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार किया जाए। और हमारे का अर्थ ये है कि हम ही नहीं, वो हर ढाणी, हर गांव, हर छोटे कस्बे से लेकर हर व्यक्ति तक इसके लिए पहुंचेगा। जिसके लिए पहले रोटी की चिंता ही नहीं थी, जिसके लिए पहला एक काम था कि मेरे को रोजी रोटी मिल जाए, इससे अलावा कोई मतलब नहीं, आज उसे भी सिखाया जा रहा है कि धर्म और ये इतिहास के नायक तरीके बहुत जरूरी थे, ये नहीं है तो तेरा मतलब कुछ भी नहीं। तो इस पर ज्यादा ध्यान। तो ये पूरी समाज का एक रेडिकलाइजेशन का दौर है, इसको बहुत समझ के हम सबको काम करने की जरूरत है। मैं अशोक जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत सटीक ढंग से और बहुत स्पष्ट और प्रभावपूर्ण ढंग से हमें लाभान्वित किया। बहुत बहुत आभार। मैं चाहूँगा कि इस सत्र का समापन हो, उसके पहले हमारे वरिष्ठ साथी डी.एस. त्रिपाठी जी और संविधान संदेश को दिल से अपनाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। रंग रूप भाषा और वेश रीत पंथ हो भले अनेक, रंग रूप भाषा और वेश रीत पंथ हो भले अनेक, मतभेद तो भी हो एक, लोग यहाँ पर हो सबने, मतभेद तो भी हो एक, लोग यहाँ पर हो सबने। लोगों के लिए लोगों से बना, लोगों का अपना प्यारा देश, लोगों के लिए लोगों से बना, लोगों का अपना प्यारा देश। हम न्याय समानता, हम न्याय समानता आजादी बंधुता अपनाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई भी हम हैं, हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई भी हम हैं। आस्तिक या नास्तिक सब भाई बहन से क्या कम है, आस्तिक या नास्तिक सब भाई बहन से क्या कम है। पहाड़ हो या मैदानी, जंगल हो या बर्फानी, पहाड़ हो या मैदानी, जंगल हो या बर्फानी, साझा
सागर या नदियों का पानी या फिर कोई रेगिस्तानी, सागर या नदियों का पानी या फिर कोई रेगिस्तानी, संविधान के मूल को, संविधान के मूल को हर भक्त बजाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। गरिमा और समता का सपना पूरा करने की, गरिमा और समता का सपना पूरा करने की, राजनीति करना क्या नहीं करना ये बात समझने की, क्या करना क्या नहीं करना ये बात समझने की, राजनीति न्याय और रोजगार पर रखने की, राजनीति न्याय और रोजगार करने की, वो आजादी हो सबको अपनी बात रखने की, वो आजादी हो सबको अपने बात रखने की। हम देश हित में, हम देश हित में बंधुता मजबूत बनाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे। पीयूसी ये जो जिला सम्मेलन हुआ था, इनमें किन बिंदुओं पर मुख्य चर्चा रही? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की जिला इकाई अजमेर का ये जिला सम्मेलन आज आयोजित हुआ। ये दो भागों में एक तरीके से आप कह सकते हैं। पहला भाग जो था वो सांप्रदायिकता, इतिहास और हम, इस विषय पर इतिहासकार, कवि, लेखक अशोक कुमार पांडे का उद्बोधन था और इसमें पीयूसीएल की राज्य अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव जी ने देश भर में जो मानवाधिकारों को लेकर के एक संकट और चुनौती का माहौल है उस बातचीत को रखा और जिला इकाई की गतिविधियों को अनंत भटनागर जी ने प्रस्तुत किया। अब ये सत्र जिला कार्यकारिणी के चुनाव का है जिसमें कार्यकारिणी चुनी जाएगी और मुख्यतः इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में जो सांप्रदायिकता फैल रही है और जिस तरह का नफरत और कट्टरता फैल रही है उसमें किस तरीके से एक सद्भाव का माहौल बनाया जा सके, एक मोहब्बत का माहौल बनाया जा सके, तमाम धर्मों के लोग और मिलजुल के रह सकें, उसको लेकर के चिंता भी प्रकट की गई और क्या हो सकता है कि लोग एक दूसरे के करीब आए। तो हम ख्वाजा साहब की इस नगरी में और पवित्र पुष्कर के सरोवर के इस सरजमीन पर आज ये एक तरीके से तय हुआ कि नफरत छोड़ो, दिलों को जोड़ो, एक अभियान पूरे राज्य में और पूरे देश में यहाँ से जाएगा। आपका नाम बताइए। मैं भंवर मेघवंशी हूँ, राज्य उपाध्यक्ष हूँ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की जो एक कार्यक्रम रखा गया उसमें क्या मेन मुद्दों पर चर्चा की गई है? देखिए, मानव अधिकार इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरे में है। बहुत सारे मानव अधिकार कार्यकर्ता हमारे जेलों में हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ मानव अधिकार कार्यकर्ता को ही बना लिया जाता है आरोपी, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा एक भरोसा था जुडिशरी के ऊपर, वो जुडिशरी ही अब मानव अधिकारों के विपरीत जा रही है। जैसे हमने हाल ही में जजमेंट देखा टीस्टा वगैरह के, तो हमें लगता है कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है इस माहौल में कैसे हम रूल ऑफ लॉ की बात करें, कैसे हम जो एक हिंसात्मक समाज हो गया बहुत ज़्यादा डी रेडिकलाइज, हम कैसे हमारे युवाओं को करें जो हर तरह का हिंसा करने जा रहे हैं। आखिर जो हमारी हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो बहुत भयानक है, बहुत परेशान करती है, बहुत नफ़रत फैला रही है। ये नफ़रत को हम कैसे ख़त्म करें? और जो राजस्थान में उदयपुर में हुआ, इस तरह की विचारधाराएं जो इस तरह की हिंसात्मक भी नहीं हम पनपा सकते हैं। कोई भी धार्मिक विचारधारा, चाहे वो हिंदुत्व हो, इस्लाम, हम नहीं पनपा सकते। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके से पिछले 7-8 सालों में
जो मोदी शाह वाला पूरा नेतृत्व है वो मानव अधिकारों के विपरीत रहा है, ये हम खुल के बोलते हैं। जी अभी बताइए, संविधान को क्या साइड में रखकर ये सब कार्य किए जा रहे हैं? यस, बिल्कुल। संविधान के जो मूल बातें हैं वो तो सब किनारे हो गई हैं आपकी, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, चाहे राइट टू लाइफ हो। फादर स्टैन स्वामी को कैसे उन्होंने मरने दिया, वो कोई जेल लायक थे, यू नो। तो रूल ऑफ लॉ, राइट टू लाइफ, ये सारी चीज़ें अब किनारे हो गई हैं। राइट टू इक्वलिटी किनारे हो गई है। यहाँ किन बिंदुओं पर चर्चा रही? आप CA/NRC लाते नहीं अगर राइट टू इक्वलिटी आपके। हाँ बस ये आपका नाम बस, बताइए, बस। नाम बताइए। कविता श्रीवास्तव।